Hello everyone, this is Baljeet from Vocabulary Educational. How are you all? I hope आप अपनी आइल्स की प्रैक्टिसेस बड़ी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है जी। मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए फिर से आ गई हूँ। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए दैट इज जनरल रीडिंग। ठीक है जी, आज हम जनरल रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट 1 करेंगे। और बेटा मैंने ये जो रीडिंग है ये यूट्यूब पे कल की वीडियो में डाल दी हुई थी। आई होप आप सबने सॉल्व कर ली होगी, तो ये वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ठीक है जी। अभी तक जिन्होंने ये आइल्स की रीडिंग नहीं की हुई है, प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी। अगर आपने नहीं सॉल्व की है तो आप जाके दोबारा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी। और अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो यू कैन चेक योर आंसर्स। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग है दैट इज इमरजेंसी प्रोसीजर। ठीक है जी। इमरजेंसी प्रोसीजर वाली रीडिंग हम करेंगे आज। एंड पहले देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन टाइप क्या है। अब देखो इसको हम लोगों को इसमें हम लोगों को 1 to 8 क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है जी। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। हम लोगों ने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। एंड हम लोगों को जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं बोल रहे हैं नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो नो मोर देन 3 वर्ड्स का मतलब आपको पता ही है, आइदर यू कैन यूज 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड। ठीक है जी, ये अकॉर्डिंग टू आंसर होता है, आप सबको पता है। तो बट आपने 3 वर्ड की लिमिट क्रॉस नहीं करनी। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पता है हम लोगों ने पहले क्या करना है, 2 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन वी हैव टू गो बैक टू आवर पैसेज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है इन एन इमरजेंसी टीचर विल आइदर फोन द ऑफिस और। ठीक है जी, आपने देखा था ऊपर इमरजेंसी प्रोसीजर वाली रीडिंग है, तो बोल रहे हैं इमरजेंसी में जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो टीचर क्या करेगा, आइदर, आइदर मीन्स या तो फोन करेगा ऑफिस को या फिर कुछ और। तो वो पता करना है हम लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कहता है द सिग्नल फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन होता है खाली करना। अब जैसे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर होगा तो मे भी कोई बिल्डिंग बताई होगी खाली करने के लिए, है ना। तो इवैक्यूएशन विल नॉर्मली बी सेवरल। तो बोलते हैं जब आपको इवैक्यूएशन का सिग्नल मिलेगा तो सेवरल, सेवरल मतलब काफी सारी, कुछ जैसे हम कह सकते हैं क्या होगा, तो देखते हैं। ठीक है जी। तो चलिए वापस हम अपने पैसेज पे चलते हैं। हाँ जी। बेटा हम लोगों को ध्यान रखना है जब भी हमें कभी भी रीडिंग आती है तो अगर आपके मेन टॉपिक से पहले भी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं तो प्लीज उनको भी रीड करना है। मे बी आंसर यही मिल जाए हमें। ठीक है जी। तो क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर बोल रहे हैं, प्रोसीजर्स रिवाइज जुलाई 2011 में। कहते दिस अप्लाइज टू ऑल पर्संस ऑन द स्कूल कैंपस। ठीक है जी, तो स्कूल कैंपस की बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है। इन केसेस ऑफ इमरजेंसी एग्जांपल बता रहे हैं, फायर, फाइंड द नियरेस्ट टीचर हु विल। ठीक है जी, क्या करेगा, सेंड अ मैसेंजर, या तो मैसेंजर सेंड करेगा एट फुल स्पीड टू द ऑफिस और इन्फॉर्म द ऑफिस बाय अ फोन। तो ये 2 चीजें हम लोगों को बता दी इन्होंने, देखो तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या बोला था यहाँ पे इन्होंने, देखो कह रहे थे इन एन इमरजेंसी अ टीचर विल आइदर फोन द ऑफिस और। तो यहाँ पे बेटे हम लोगों को 2 चीजें बताई हैं उन्होंने, देखो फोन द ऑफिस बोला है और सेंड अ मैसेंजर। तो फोन तो पहले ही बताया हुआ है तो वी हैव टू राइट सेंड अ मैसेंजर। तो वो क्या करेगा, यहाँ से मैसेंजर सेंड करेगा, सेंड अ मैसेंजर। ठीक है जी। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। मैं ऊपर भी मार्क कर देती हूँ फर्स्ट। ठीक है जी, यहाँ पे भी लिख देते हैं फर्स्ट आंसर है। हाँ जी। नेक्स्ट उन्होंने बोला था हम लोगों को कि सिग्नल फॉर इवैक्यूएशन, जब सिग्नल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं। हाँ जी, कहते हैं वार्निंग ऑफ एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन विल बी मार्क बाय अ नंबर ऑफ। कैसे पता चलेगा, मार्क बाय अ नंबर ऑफ शॉर्ट बेल रिंग्स। देखो बेटा इन्होंने पीछे हमें यहाँ पे वर्ड यूज किया था सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है, सेवरल का मतलब होता है काफी सारी जैसे। तो इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड यूज कर दिया इसकी जगह। ठीक है जी, सेवरल की जगह उन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ। और क्या होंगी वो नंबर ऑफ, क्या होंगी, शॉर्ट बेल रिंग्स होंगी। तो दिस इज योर आंसर 2। सॉरी, दिस इज योर आंसर 2। क्लियर है जी। तो लेट्स राइट सेवरल। हम यहाँ पे अब लिख देंगे क्या है, शॉर्ट बेल रिंग्स। ठीक है जी, रिंग्स। ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, कहता इफ पॉसिबल, है ना, अगर हो सके
स्टूडेंट शुड लीव द बिल्डिंग बाय, स्टूडेंट कहाँ से बिल्डिंग खाली करेंगे, भी लीव द बिल्डिंग मतलब खाली कर देंगे बिल्डिंग या छोड़ देंगे बिल्डिंग, कहाँ से, तो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए देन वॉक क्विकली टू, क्विकली टू मतलब वो कहाँ जाएंगे, क्विकली कहाँ जाएंगे, ठीक है जी, तो बिल्डिंग कहाँ से खाली करेंगे एंड जाएंगे कहाँ, ये बात हो रही है, तो देखते हैं। बट हाँ, ऑल क्लासेस विल सीज इमीडिएटली कहते हैं, student will leave their bags books and possession where they are, teacher will take the roll, क्लास रोल, ठीक है जी, क्लास रोल ले लेगा टीचर, क्लासेस विल विकेट, विकेट मतलब खाली हो जाना, और लीव मतलब भी हम वहाँ पे वर्ड बोला था लीव, प्रेमिसेस यूजिंग द नियरेस्ट स्टेयरकेस, क्या यूज करके, नियरेस्ट स्टेयरकेस, नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाला, ठीक है जी, सबसे पास वाला स्टेयरकेस यूज करके वो बिल्डिंग को खाली कर देंगे, तो लेट्स राइट, यहाँ पे बोला था बाय द, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा नियरेस्ट स्टेयर केस, ठीक है जी। नेक्स्ट है दे विल देन मूव क्विकली टू, अब कहाँ जाएंगे, देखते हैं जी कहाँ जाएंगे वो अब। हाँ जी, डू नॉट यूज द लिफ्ट बोल रहे हैं, डू नॉट रन, ईच क्लास अंडर द टीचर सुपरविजन विल मूव इन ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी, ऑर्डरली फैशन टू द पेव्ड क्वाड्रेंगल, कहाँ जाएंगे ऑर्डरली फैशन में, पेव्ड क्वाड्रेंगल एरिया में जाएंगे, क्वाड्रेंगल एरिया, ठीक है जी, तो ये आ गया आपका आंसर नंबर 4, तो लेट्स राइट, कहाँ जाएंगे भाई, टू द पेव्ड क्वाड्रेंगल एरिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, डैश विल ज्वाइन द टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द क्वाड, कौन ज्वाइन करेगा टीचर्स को और स्टूडेंट को वो बताना है, एंड उसके बाद बोल रहे हैं, हाँ जी, डैश विल ज्वाइन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को क्वाड में कौन ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट, ईच क्लास टीचर विल काउंट अप, ठीक है जी, क्लास टीचर काउंट अप हिज और हर स्टूडेंट एंड मार्क, तो वो स्टूडेंट को काउंट करेगा और मार्क, क्या मार्क करेंगे वो देखते हैं। हाँ जी, बोल रहे हैं ऑल द स्टाफ, ऑल सपोर्ट स्टाफ विल डू द सेम, डू द सेम मतलब वो भी यही करेंगे, कौन, स्टाफ, कौन होते हैं स्टाफ, देखो टीचर्स तो जा ही रहे थे बच्चों के साथ में है ना, तो बाकी वाला जो भी स्टाफ बचा है वो भी यही करेगा सेम, मतलब कि वो भी जो है अपना बच्चों के साथ बाहर चले जाएंगे वहीं पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, ठीक है जी। ईच क्लास विल काउंट अप और मार्क्स क्या करेंगे देखते हैं। अब चलिए जी, अब बोल रहे हैं कह रहे हैं ना, द मार्शलिंग सुपरवाइजर मिस रैंजल विल वियरिंग अ रेड कैप एंड शी विल बी वेटिंग देयर विद द मास्टर टाइम टेबल, with the master timetable and staff list in her possession. So, students assemble in the quad will with their teacher at the time of evacuation. The teacher will do the head count and check the rolls. वो क्या चेक करेंगे, रोल्स, रोल्स मीन्स रोल नंबर हो गए है ना, हेड काउंट करेंगे उनके, मतलब उनकी काउंटिंग होगी, यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज किया था देखो, काउंट अप, तो हेड काउंट हो गया, एंड हर स्टूडेंट्स एंड मार्क, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द क्लास रोल आ जाएगा या फिर रोल, ठीक है जी, तो रोल काउंट करेंगे पूरा, तो दैट इज योर फिफ्थ आंसर, यहाँ पे लिखेंगे द रोल्स, ठीक है जी, मार्क द रोल्स, द क्लास रोल, ठीक है जी। नेक्स्ट है आफ्टर द डैश एवरीवन मे रिटर्न टू क्लास, किस चीज के बाद क्लास में आएंगे सारे, ठीक है जी, आफ्टर द डैश रिटर्न हो जाएंगे, एंड एक क्वेश्चन बोल रहा है कहता इफ देयर इज एन इमरजेंसी एट लंच टाइम स्टूडेंट्स गैदर इन क्वाड इन डैश एंड वेट फॉर देयर टीचर, कहते हैं अगर लंच टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो स्टूडेंट के अकॉर्ड में वेट करेंगे, ठीक है जी, वेट इन द क्वाड, जो क्वाड में क्वाड्रेंगल में बच्चे होंगे वो काउंट क्या करेंगे, वेट करेंगे एंड टीचर का वेट करेंगे, मतलब ये उन्होंने बोला, तो लेट्स मूव। अब ये बोल रहे हैं कहते ईच टीचर सेंड अ स्टूडेंट टू द सुपरवाइजर टू रिपोर्ट वेदर ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन काउंटेड, आफ्टर चेकिंग स्टूडेंट्स विल सिट डाउन, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ रेन और पेमेंट पे चले जाएंगे वो, द सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म द ऑफिस व्हेन ऑल स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर,
ऑल स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ एंड सपोर्ट पर्सनल रिमेन इन द इवैक्यूएशन एरिया, वो सब वहीं रहेंगे कब तक, अंटिल द ऑल क्लियर सिग्नल इज गिवन। तो बोलते हैं जब तक कि ऑल क्लियर सिग्नल ना मिल जाए वो सारे के सारे वहीं रहेंगे। ठीक है जी। तो फिर अब ये क्या हो गया जी, हाँ जी, तो ये बोल रहे हैं कि वहीं रहेंगे, तो वहीं रहेंगे मतलब तब तक उन्होंने बोला था, तो दिस इज दैट इज व्हाई ऑल क्लियर सिग्नल आएगा आपका आंसर यहाँ पे देखो, आफ्टर द डैश। ठीक है जी। तो आफ्टर द ऑल क्लियर सिग्नल, ऑल क्लियर सिग्नल एवरीवन में रिटर्न, जब ऑल क्लियर सिग्नल आ जाएगा फिर सारे क्लासेस में आ सकते हैं। ठीक है जी। एंड जो स्टूडेंट क्वाड में वेट कर रहे हैं वो कैसे वेट करेंगे उनकी बात करते हैं, यहाँ पे बताया होगा। लेट्स, हाँ, ऑल क्लियर विल बी अ लॉन्ग बेल, इन्होंने बता दिया। ठीक है जी। द स्टूडेंट विल रिटर्न इन क्लास में कैसे आएंगे, इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी अकरिंग ड्यूरिंग लंच और ब्रेक्स स्टूडेंट्स आर टू असेंबल इन देयर होम रूम ग्रुप्स इन क्वाड्स, तो कहाँ पे क्वाड में कैसे वो वेट करेंगे, होम रूम ग्रुप्स में वेट करेंगे एंड अवेट देयर होम रूम टीचर, और टीचर का वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका होम रूम ग्रुप्स। ठीक है जी। होम रूम ग्रुप्स का मतलब अपनी क्लास के साथ में इकट्ठे, होम रूम ग्रुप्स। ठीक है जी। ये मैं नीचे लिख देती हूँ आंसर क्लियरली, यहाँ पे लिख देती हूँ होम रूम ग्रुप्स। ठीक है जी, यहाँ लिख दिया, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो नीचे लिख दिया। क्लियर है जी, आई होप आपको फर्स्ट पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू सेकंड पैसेज नाउ। जो सेकंड पैसेज है दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी एजुकेशन एंड यहाँ पे हमें शॉर्ट कोर्सेज बताएंगे। ठीक है जी। अब देखो इसमें 9 to 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन टाइप के, क्या बता रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ जी। अच्छा, ट्रू फॉल्स है इसमें, देखो। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सेम चलेंगे। ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं, कहते हैं बिजनेस बेसिक इज अप्रोप्रिएट फॉर बिगनर, कहते हैं जो बिजनेस बेसिक कोर्स है वो अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल है उनके लिए, बढ़िया है, किन के लिए, जो बिगनर्स है। ठीक है। एंड 10th वाला क्वेश्चन बोल रहा है बुक कीपिंग हैज नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, क्या होया, तो कल खा के जित रखी थी, फिर मैं घर लगी थी, राती नहीं खाती, उस राती दवाई खाती नहीं, नहीं खाती, ताऊ से फोन बैग। वरना बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो यार, वीडियो ला जाओ करके। आई होप आपको फर्स्ट पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। सो लेट मूव टू सेकंड पैसेज, और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पैसेज है क्या। हाँ जी, कम्युनिटी एजुकेशन की बात चल रही है एंड शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन टाइप क्या है इनकी। हाँ जी, बेटा ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। हम कितनी ही वीडियो में बता चुके हैं कि पहले जब भी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन रीड करने हैं, दो दो क्वेश्चंस लेके चलेंगे हम। ठीक है जी। कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे एंड उनको फिर हम आगे मैच करेंगे इंफॉर्मेशन के साथ। तो क्या बोल रहे हैं, 9th वाला बोल रहा है, कहता है बिजनेस बेसिक इज अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट होता है सुटेबल, किन के लिए बोल रहा है, बिगनर्स के लिए, कहते हैं जो शुरुआत कर रहे हैं जी बिजनेस बेसिक, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है जी। सेकंड वाला बोल रहा है 10th क्वेश्चन, कहता है बुक कीपिंग हैज नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट, कहते हैं जो बुक कीपिंग वाला कोर्स है उसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जा रहा भाई, इतनी बातें याद रखनी है। तो चलिए अब हम बिजनेस बेसिक्स वाला पढ़ेंगे पहले, आगे अच्छे बिजनेस बेसिक। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है गेन फाउंडेशन नॉलेज, फाउंडेशन होता है बेसिक। ठीक है जी, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एन अकाउंट
पोजीशन विद बुक कीपिंग एंड बिजनेस बेसिक थ्रू थॉरो टू इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है जी, बेसिक्स थ्रू टू इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल तक सिखाएंगे। सुटेबल फॉर एनीवन रिक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम द ग्राउंड अप, कहते कोई भी बंदा जो ग्राउंड अप से नॉलेज चाहता है उसके लिए सुटेबल है। तो वहां पे बोल दिया था पहले ही, क्या बोला था, बिगनर्स के लिए है ना, तो बिगनर मीन्स हो गया स्टार्टिंग करने वाला, और स्टार्ट कौन कर रहा है, जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे है, मतलब इसको अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो दिस इज योर आंसर नंबर 9, बिल्कुल ठीक बात हो गई, ये अप्रोप्रिएट है। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज ट्रू, ठीक है जी। अब इन्होंने सेकंड बोला था कि बुक कीपिंग वाले उसमें कोर्स में कोई भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो चलिए बुक कीपिंग देखते हैं। कहते हैं दिस कोर्स विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड ग्रेट डील ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस। पहले ही बता रही है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है, प्रैक्टिकल जो आप अपने हाथ से करके देखते हैं कोई भी चीज है ना, तो उसको बोलते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस। और वहां उन्होंने हमें बोल दिया कि भाई नहीं, यहाँ पर तो कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो आ गया जी ये आंसर आपका। इंफॉर्मेशन क्या हो रहा, मैच नहीं कर रही, मतलब बिल्कुल गलत है इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। क्लियर है जी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11th क्वेश्चन बोल रहा है, कहता बुक कीपिंग इज इंटेंडेड फॉर एडवांस स्टूडेंट्स ओनली, कहते जो बुक कीपिंग वाला कोर्स है वो सिर्फ एडवांस जो स्टूडेंट्स है उनके लिए। एंड 12th बोल रहा है, कहता न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल कैन हेल्प योर बिजनेस बिकम मोर प्रॉफिटेबल, जो न्यू एंटरप्राइज वाला मॉड्यूल है वो आपको आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम बुक कीपिंग वाला ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि पहले बुक कीपिंग वाले ही क्वेश्चन वो था कि किन के लिए, एडवांस स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ तक देखो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे एडवांस की बात नहीं की थी, कोड नंबर बता दिया हुआ है, 19 अप्रैल 9 AM स्टार्ट होगा, 1 सेशन ओनली, सो एडवांस बुकिंग एसेंशियल। बेटा यहाँ पे एडवांस वर्ड तो आया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला हुआ है, कहते एडवांस बुकिंग। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ठीक है जी। सो दैट इज वाई ये आपका हो गया आंसर नंबर 11। और हमें यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कौन से टाइप के, बिगनर्स के लिए, एडवांस के लिए, या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ये सुटेबल है। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट गिवन। क्लियर है जी। चलिए अब न्यू एंटरप्राइज जो मॉडल है वो बोल रहे हैं जी आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगा, हेल्प करेगा आपको प्रॉफिटेबल बनाने में। देखिए जरा क्या बोलता है ये कह रहा है अंडरस्टैंड कंपनी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, कंपनी के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे हम, टैक्स रेट, डिडक्शंस, एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है जी, जीएसटी एंड बजटिंग फॉर टैक्स। और उसके बाद यहाँ पे हमें कोई नॉलेज नहीं दी जो ये बता रहा हो कि ये हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट गिवन। क्लियर है जी। चलो आ जाओ 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट सोशल नेटवर्किंग, 13 कह रहा है सोशल नेटवर्किंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक वेबसाइट टू हेल्प योर बिजनेस सक्सीड। जो सोशल नेटवर्किंग कोर्स है वो किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर फोकस कर रहा है जो कि आपके बिजनेस को सक्सेस बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है जी। अब देखिए ऐसी बात हुई है, मेरी सोशल नेटवर्किंग कहते हैं दिस ब्रॉड ओवरव्यू गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एनालिसिस व्हाट वेब टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। तो ये तो बोलते हैं ब्रॉड ओवरव्यू है, एंड हाउ दे कैन बेनिफिट योर ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर तो इन्होंने किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट की बात ही नहीं की बेटा, है ना। तो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि उन्होंने किसी एक की बात नहीं की है, वो तो एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। क्लियर है जी। चलो ओ सॉरी यहाँ फॉल्स लिख दिया, यहाँ हमने लिखना था, यहाँ हमने लिखना था आंसर नंबर 13, ठीक है जी। और फॉल्स हमने लिखना है क्वेश्चन के सामने। चलो 14 बोल रहा है कि द कम्युनिकेशन क्लासेस, communication classes involves
स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, जो कम्युनिकेशन क्लासेस होंगी वो उसमें क्या होगा, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह होगी, लोगों के सामने बोलना होगा आपको। तो देखिए जरा कम्युनिकेशन ये रहा, कहते हैं टेक द फियर आउट ऑफ टॉकिंग टू लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, कहते हैं आपका फियर जो है हम भगा देंगे, ठीक है जी। गेन द पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे आ गया पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग तो किसके सामने होगी, बहुत सारे लोगों के सामने। दैट विल एम्पावर यू विद बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, और आपको ये कॉन्फिडेंस होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर 14 आंसर, और ये आया हमारा ट्रू, ठीक है जी। चलो अब हमारे सारे आंसर्स हो चुके हैं। बेटा ऊपर भी अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है, बार बार आप वीडियो देखना चाहते हो, तो इसीलिए मैंने आंसर साथ के साथ देखो सारे मार्क कर दिए ताकि आपको समझ आ सके। और सिनोनिम्स यूज हुए हैं तो वो भी मैंने मार्क किए हुए हैं, देखो सारे हैंड ऑन एक्सपीरियंस बोल दिया है, वहां पे प्रैक्टिकल बोला था, है ना। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें जो मैंने मार्क कर दी हुई है मेन पॉइंट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप बार बार वीडियो चला के अपने पेस पे पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू थर्ड पैसेज, जो कि हमारा सेक्शन सेकंड है, ठीक है जी। सेकंड सेक्शन का फर्स्ट पैसेज मतलब हमारा थर्ड पैसेज आ गया आपका। हाँ जी, क्या बता रहा है इसमें, मैचिंग हेडिंग करनी है भाई, ठीक है जी। तो चलो करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या पैसेज है। कहता है बेनिफिशियल वर्क प्रैक्टिसेस फॉर कीबोर्ड ऑपरेटर, ठीक है जी। वर्क प्रैक्टिसेस जो बेनिफिशियल है मतलब फायदेमंद जो आपके लिए वर्क प्रैक्टिसेस है उनके बारे में बात कर रहा है ये कुछ। तो देखिए जरा अब हमें कितनी मैचिंग करनी है हेडिंग्स की, 1 2 3 4 5 6 7 7 मैचिंग हेडिंग्स, और हमें कोई भी इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी, सारी हेडिंग्स दी हुई है, 10 हेडिंग्स दी है। यू ऑल नो कि सारी की सारी यूज होने वाली नहीं है, ठीक है जी। कुछ कंफ्यूजिंग लगेंगी आपको, सेम सेम सी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मैचिंग हेडिंग में जब भी आपने मैचिंग हेडिंग सॉल्व करनी है तो देर इज नो नीड फॉर यू कि पहले सारी हेडिंग बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है जी। इट इज जस्ट वेस्टेड ऑफ टाइम। हम पहले एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ को समराइज करके देखेंगे कि मेन इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में क्या दी हुई है, जो सेंट्रल आइडिया क्या है, और उसके साथ ही इन हेडिंग्स को मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है, कहता सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग, ठीक है जी। अगर आप ढंग से बैठ के काम करोगे मतलब आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो सेंसिबल होंगी, ऑपरेटर्स को बता रहे हैं कि अगर आप की वर्क जो है कल्चर ठीक होगा, वर्क एनवायरनमेंट ठीक होगा, या वर्क ठीक से करोगे तो आपको मस्कुलर फटीग नहीं होगा। कहते डिस्कम्फर्ट और पेन इन आर्म्स, नेक्स, हैंड्स और बैक और आई स्ट्रेन विच कैन बी एसोसिएटेड विद constant और रेगुलर वर्क एट कीबोर्ड एंड डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू या फिर विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि अगर हम ढंग से मतलब कि सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे या यूज करेंगे तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात की हुई है, तो देखिए जरा इससे रिलेटेड कुछ है। कह रहे हैं जी हाउ कैन रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन की कोई बात नहीं आई थी। हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क, वर्क की भी बात नहीं आई कितने टाइम। वट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, नो अभी हमें प्रॉब्लम की बात नहीं आई है कि क्या करना है हमें, ठीक है जी। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग, नो। व्हाट मेक अ गुड सीट, सीट की बात नहीं आई है। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, बिल्कुल ये बात आई है बेटा, देखो व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब इन्होंने हमें कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई थी जो कि मस्कुलर फटीग की वजह से आपको आएंगी, फ्रॉम जो है वर्क प्रैक्टिसेस के कारण। तो ये सारी देखो आर्म में प्रॉब्लम है ना, नेक में, हैंड में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की बात की, सो दैट इज व्हाई ये सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। बट फिर भी मैं आगे भी बढ़ने की कोशिश करूंगी। देखो व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लाइटिंग, बात नहीं आई लाइटिंग की, रूल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं आई, वीडियो क्रिएट, व्हाई डज वीडियो क्रिएट आई फटीग ये भी नहीं बताया। वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट्स की कोई बात नहीं आई है। सो 16 का आंसर क्या हो गया मेरे पास, 16 का आंसर आ गया बेटा 6, ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू सेकंड पैराग्राफ। अब हम बी वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बी वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है,
कह रहा है इट इज वाइटल, वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर कौन होता है जो आपको जॉब देता है, pays attention to the physical setting such as workplace design, office environment, placement of monitors as well as organization of work and individual work habit। कहते हैं एम्प्लॉयर को ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑपरेटर मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कौन हो गया, जो वर्कर हो गया, जो काम कर रहा है, ठीक है जी, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सी मेरे को वर्क रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो पार्टिसिपेट कर सके इनको मैनेज करने में। Operator should take note of and follow the preventive measures outlined below। ठीक है जी, तो वो क्या करे, ऑपरेटर क्या करे, इनको नोट बना के रखे, नोट करके रखे और प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करे, ठीक है जी, फॉलो करें। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए और ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, तो इनकी बात आई, ठीक है जी। अब देखो मेरी ये ट्रिक है कि जब भी मैं मैचिंग हेडिंग्स करती हूँ तो मैं एक बार ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, दूसरी बार नीचे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाली ज्यादातर मुझे जितनी भी हेडिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत ही याद रहती है, और अगर मुझे याद होंगी कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है मैनेजर्स के बारे में और इनके बारे में, तो मुझे याद रहेगा, ठीक है जी। तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, वे शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की प्लेसमेंट की बात नहीं आई है। वीडियो क्रिएट नो, व्हाट आर द रूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर, दिस इज द आंसर। क्यों? देखो ऑपरेटर की बात आई थी, एंड ऑपरेटर के बाद उन्होंने बात की थी एम्प्लॉयर की बात, कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए और ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑपरेटर की जगह आपका वर्ड यूज हो गया वर्कर, एंड एम्प्लॉयर की यूज हो गया, एम्प्लॉयर के लिए इन्होंने यूज कर लिया मैनेजर। क्लियर है जी? चलो, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पे पढ़ते हैं हम। सी पैराग्राफ है, कह रहा है द टाइपिस्ट मस्ट बी कंफर्टेबली एकोमोडेटेड इन अ चेयर, एकोमोडेटेड मतलब वहां पे सीटिंग उसकी अच्छी हो, ठीक है, दैट इज एडजस्टेबल फॉर हाइट with the backrest that is also easily adjustable both for angle and height। ठीक है जी, तो उनकी ये हाइट एंड एंगल के लिए एडजस्टेबल हो। द बैकरेस्ट एंड सिटिंग ledge शुड प्रेफरेबली बी क्लोथ कवर टू अवॉइड। ठीक है जी, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि उनकी बैठने की जो चेयर है वो कैसी है, इसके बारे में पता चल रहा है। तो लेट्स सी, ऐसी कुछ हेडिंग है, उन्हें हाउ रिफ्लेक्शन बात नहीं आई है, हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क नो, व्हाट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम नो, व्हेन इज द बेस्ट टाइम नो, व्हाट मेक अ गुड सीटिंग। सीट, देखो ये बात की है उन्होंने कि कैसी सीट कैसी हो, वो एडजस्टेबल हो, उन्होंने वहां पे यूज किया है ना, फिर उसके बाद में क्लोथ कवर्ड हो, तो दैट इज वाई दिस इज योर आंसर नंबर 17, और इसका आंसर आ गया 5। क्लियर है जी? चलो लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ कह रहा है कि when the keyboard operator is working from paper file or manuscript, it should be at the same distance from the eyes as the screen। ठीक है जी, वो eyes और screen जो है वो सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस, ताकि वो पढ़ सके एंड स्क्रीन से देख सके, तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस ना हो। द मोस्ट कन्वीनियंट पोजीशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ होल्डर, कहते हैं कुछ होल्डर यूज करो। इंडिविजुअल अरेंजमेंट विल वेरी अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑपरेटर स्पेंड मोर टाइम लुकिंग एट वीडियो और पेपर। तो कहते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होंगे, क्योंकि कोई लोग हैं जो वीडियो पे ज्यादा देखेंगे, कुछ पेपर्स पे। विच एवर द आईज आर फोकस फॉर द मेजोरिटी ऑफ टाइम शुड बी पुट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर। कहती है जिस पे ज्यादा आपकी नजर जाएगी, मतलब कि चाहे वो आपकी फाइल हो, आपके पेपर्स हो, या फिर आपको स्क्रीन, तो वो आपकी आंखों के बिल्कुल पास हो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हम कैसे अपने जहाँ से मतलब हम कॉपी कर रहे हैं, कह लो चाहे वो हमारे पेपर्स हो, ठीक है जी, मैन्युस्क्रिप्ट हो, तो वो कहाँ प्लेसमेंट हो, ठीक है जी। वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट हम कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पर आ गया जी आपका वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट की आंसर। दिस इज योर 10th। क्लियर? लेट्स मूव टू ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ क्या कह रहा है? ई पैराग्राफ कह रहा है while keying का मतलब होता है टाइपिंग, it is advisable to have frequent but short pauses of around 30 to 60 seconds to proofread। कहते थोड़े थोड़े से आपके पॉजेस आने चाहिए। when doing this relax your hand, कहते अपने हैंड्स को रिलैक्स कर लो। after you have been keying for
60 मिनट, ठीक है जी। जब 60 मिनट मतलब 1 घंटा आपकी इंकिंग मतलब टाइपिंग कर लोगे, यू शुड हैव 10 मिनट चेंज ऑफ एक्टिविटी। ड्यूरिंग दिस स्पेल इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू नॉट रिमेन सीटेड बट स्टैंड अप और वॉक अराउंड, ठीक है जी। दिस पीरियड कुड बी प्रॉफिटेबली यूज टू डू फाइलिंग और कलेक्ट और डिलीवर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो देखो इस पैराग्राफ में मुझे बता रहा है, ये पैराग्राफ मुझे बता रहा है कि कितना टाइम के लिए मैं टाइपिंग करूं, है ना। 60 मिनट के लिए टाइपिंग करूं और 10 मिनट का ब्रेक लूं, ठीक है जी। तो ये चीज चल रही है, तो इसका आंसर या तो हो सकता है कि कितने टाइम का ब्रेक लूं या फिर कितने टाइम तक मैं लगातार काम करूं। तो देखिए जरा, हाउ कैन रिफ्लेक्शन नो हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट ब्रेक। तो ये आ गया जी आंसर आपका कि कितना टाइम मैं बिना ब्रेक के काम करूं। तो कितना टाइम बताया जी हमने, कहते भाई 60 मिनट आप टाइपिंग करो, सेकंड था ना, यस। और उसके बाद में आप ले लो ब्रेक, ठीक है जी। चलो चलो 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ पैराग्राफ देखते हैं क्या कहते हैं। एफ कह रहा है जनरली द बेस्ट पोजीशन फॉर बीडीयू इज एट राइट एंगल टू द विंडो, ठीक है जी। कहते हैं राइट एंगल, विंडो के राइट एंगल पे हुई। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन ग्लेयर फ्रॉम द विंडो कैन बी कंट्रोल बाय ब्लाइंड्स। तो ग्लेयर होता है जैसे रिफ्लेक्शन पड़ता है ना। तो अगर अगर आपकी वीडियो के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो ब्लाइंड्स लगा लो, कर्टन्स लगा लो या फिर मूवेबल मूवेबल स्क्रीन्स लगा लो। कीप द फेस ऑफ वीडियो वर्टिकल टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम ओवरहेड लाइटिंग। तो यहाँ पे सारा हमें यही बता रहा है कि आप रिफ्लेक्शन को कैसे कम करोगे। तो लेट्स सी ऐसा कुछ है क्या। हाँ जी। अच्छा, जो आपके ये आंसर्स यूज हो चुके हैं ना बेटा, हेडिंग्स यूज हो चुके हैं, आप उसे पेंसिल से लाइन लगा के कट कर दिया करो पहले, सो दैट आप बार बार उनको पढ़ के टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। व्हाई डज द वीडियो क्रिएट आई फटीग, नो। व्हाट इज बेस्ट काइंड ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, ये तो नहीं बताया। व्हाई इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग, नहीं। व्हाट इफ आई फेस एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, नो। हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड, कि रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे किया जाए। तो बता दिया ना भाई, ब्लाइंड लगा लो, ठीक है जी। मूवेबल स्क्रीन्स लगा लो या फिर कर्टन्स लगा लो, क्लियर है। सो अब एक रह गया, जी वाला। तो चलो जल्दी जल्दी जी वाला भी देख लेते हैं। जी पैराग्राफ कह रहा है द अनसेटिस्फैक्टरी वर्क प्रैक्टिसेस और वर्किंग कंडीशन में रिजल्ट इन एक्ट्स और पेन, ठीक है जो आपको दर्द देंगे ये सिम्टम शुड बी रिपोर्टेड टू योर सुपरवाइजर। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो सुपरवाइजर को बताओ अर्ली, जल्दी जल्दी बताओ भाई, ठीक है जी। ऑन सो दैट द कॉज ऑफ द ट्रबल कैन बी करेक्टेड, ताकि जो कॉज ऑफ ट्रबल है उसको करेक्ट किया जाए। एंड ऑपरेटर शुड सीक मेडिकल अटेंशन, और अगर ऑपरेटर को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मेडिकल अटेंशन ले लो। तो क्या कर रहा है बताया कि अगर आपको कुछ हो रहा है, अगर आपको कोई दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बता दी। तो अब देखते हैं हम आंसर। आंसर कह रहे हैं, कहते हैं व्हाई डज वीडियो क्रिएट आई फटीग, नो। व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लाइटिंग, कौन सी, नो। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग, जो, नो। व्हाट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, अब मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने सुपरवाइजर को बताऊंगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर आंसर, थर्ड आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी। अब देख लो, देख के पता लग रहा है इजीली कि मैंने कौन कौन से यूज किए हैं और जो रह गए हैं, ठीक है जी। तो आपने भी क्या करना है, जो आंसर आप यूज कर लो, मतलब जो हेडिंग आप यूज कर लो उसको कट कर दो। आधे बच्चे क्या करते हैं, देखते भी नहीं है, सेम हेडिंग्स को यूज कर लेते हैं 2 पैराग्राफ के लिए। बेटा हेडिंग एक पैराग्राफ की एक ही होगी, जो मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें आप एक पैराग्राफ को 2 इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। सो हमारा सारे पैराग्राफ्स हो गए, आप भी कर दिए हमने, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे आंसर्स नहीं मार्क किए हैं क्योंकि आपको पता है डी वाला पैराग्राफ कौन सा वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये मार्क नहीं कर किया, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये पैसेज भी समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है प्लीज दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा रीस्टार्ट करके देखिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज। और हमारा नेक्स्ट पैसेज है जी वर्क प्लेस डिसमिसल, ठीक है जी। तो वर्क प्लेस में डिसमिस कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन टाइप कौन से हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है जी कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, और बोल रहे हैं नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं दोनों फटाफट। कहते इफ
एन एम्प्लॉय रिसीव्स अ, इसको कोई रिसीव होगा, दिस मीन he will lose his job if his work does not get better। कहते हैं अगर किसी एम्प्लॉय को क्या मिला है वो बताना है, तो अगर उसने अपना वर्क इम्प्रूव नहीं किया तो उसको उसकी वर्क भी जॉब भी जा सकती है। ठीक है जी। 23rd क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सेप्ट द रीजन फॉर हिज डिसमिसल, कहते हैं अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने रीजंस जो है डिसमिसल के एक्सेप्ट नहीं किए, अ डैश कैन बी अरेंज। तो देखते हैं क्या अरेंज करना है। चलिए एक पैराग्राफ देखते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम रीड करना। कहते हैं बिफोर द डिसमिसल, इफ एन एम्प्लॉयर वांट टू डिसमिस एन एम्प्लॉय, देयर इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलो। ठीक है जी, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टांसेस ऑफ माइनर मिसकंडक्ट एंड पुअर परफॉर्मेंस मस्ट फर्स्ट बी एड्रेस्ड थ्रू सम प्रीलिमिनरी स्टेप्स। पहले उनको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कहते क्या करना पड़ेगा, कहते फर्स्टली यू शुड बी गिवन एन इम्प्रूवमेंट नोट, उनको इम्प्रूवमेंट नोट मिलना चाहिए पहले। ठीक है जी, दिस विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, आउटलाइन एनी नेसेसरी चेंज एंड ऑफर सम असिस्टेंस इन करेक्टिंग द सिचुएशन। ठीक है जी। देन इफ योर एम्प्लॉयर डज नॉट थिंक योर परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड, यू मे बी गिवन अ रिटर्न वार्निंग। और अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ आपको कोई रिटर्न वार्निंग दे देंगे जी। ठीक है जी। द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड फाइनल रिटर्न वार्निंग विच विल इन्फॉर्म you that you will be dismissed unless there are any improvement in performance। तो कह रही है अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरी, कब, जब आपको फाइनल रिटर्न वार्निंग मिल गई है और आपने अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं की है, तो यू मे लूज योर जॉब, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो क्या मिलेगी आपको, फाइनल रिटर्न वार्निंग मिलेगी। तो वी हैव टू राइट, यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल फाइनल रिटर्न वार्निंग। और नेक्स्ट बोला था कि अगर वो अपने रीजंस ऑफ डिसमिसल एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या अरेंज किया जाएगा। तो देखते हैं। ठीक है जी, आगे बोल रहे हैं, कह रहे हैं देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट योर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर कैन बिगिन द डिसमिसल प्रोसीजर हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं द डिसमिसल प्रोसीजर बिगिन विद द लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर setting out the charges made against the employees। ठीक है, employees will be invited to a meeting to discuss these। ठीक है जी। if the employees deny the charges, deny मतलब मना करना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, he is given the opportunity to appear at a formal appeal, फॉर्मल अपील हियरिंग, वो अपनी फॉर्मल एक अपील हियरिंग कर सकता है। ठीक है जी। सो दिस इज योर 23rd आंसर। क्लियर है जी। चलो हम लिख देते हैं, मैं साइड में लिख रही हूँ बाहर बेटा। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, उन्हें फॉर्मल अपील हियरिंग। ठीक है जी, फॉर्मल अपील हियरिंग कर सकते हैं। आपको आंसर्स पता लग जाएगा आराम से। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं ये, लुक एट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड द लिस्ट ऑफ टर्म इन द बॉक्सेस बिलो। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और टर्म्स दिए हुए हैं हमें यहाँ डिफरेंट डिफरेंट, तो वी हैव टू मैच। क्या करना है, मैच ईच डिस्क्रिप्शन विद द करेक्ट टर्म ए टू ई के साथ में हम लोगों ने मैचिंग करनी है उनकी। अब ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा फेयर डिसमिसल समरी, अच्छा टाइप ऑफ डिसमिसल दिए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पैराग्राफ से। देखो पहले हमने क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ेंगे, जितनी जितनी इंफॉर्मेशन आएगी उसके साथ मैच करते रहेंगे। कहते हैं डिसमिसल जो है, ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ डिसमिसल, अंडरलाइनिंग, various type of dismissal, a fair dismissal is the best kind if an employer wants an employee out of the place। A fair dismissal is legally and contractually strong and it means all the necessary procedure have been correctly followed। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, ये लीगली भी है कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअली भी, सारे प्रोसीजर जो है फॉलो किए हैं। तो देखिए ऐसा कुछ फेयर डिसमिसल वाली की बात आ रही है। चलो कहते हैं एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू लीव द वर्क स्ट्रेट अवे, नो,
एन एम्प्लॉय इज प्रेशराइज टू लीव द जॉब, प्रेशराइज की बात भी नहीं की है। एन एम्प्लॉयर गेट रिड ऑफ द एम्प्लॉय विदाउट कीपिंग अ कंडीशन, नो उसमें तो कंडीशंस थी। द रीजन फॉर द एम्प्लॉयज डिसमिसल इज नॉट कंसिडर्ड गुड इनफ, नो जी गुड इनफ तो नहीं थी, सारी तो गुड बताई थी उन्होंने। द रीजन फॉर एन एम्प्लॉयज डिसमिसल आर एक्सेप्टेड बाय लॉ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आंसर आ गया बेटा आपका, देखो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें ऊपर देखो बताया था कि कॉन्ट्रेक्चुअली भी करेक्ट होगा और लीगली भी, तो इसका आंसर आपका आ गया बेटा फॉर्मल फेयर वाला। तो दिस इज ए, हम यहाँ पे ए लिखेंगे, जस्ट इसका आंसर हम ए लिखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। अह, आगे कह रहे हैं जी, इन केसेस वेयर एन एम्प्लॉयज मिसकंडक्ट हैज बीन वेरी सीरियस, ठीक है जी, उसका मिसकंडक्ट जो बहुत सीरियस है। हाउएवर एन एम्प्लॉयर मे नॉट हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स इफ द एम्प्लॉयर कैन प्रूव दैट एम्प्लॉयज बिहेवियर वॉज इलीगल डेंजरस हो सकता है, ठीक है जी। एम्प्लॉयज कैन बी डिसमिस्ड इमीडिएटली, उनको इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा, प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, समरी डिसमिसल बोलेंगे, ठीक है जी। तो समरी वाला क्या होता है, हमें पता चल गया कि बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है जी, इलीगल है, डेंजरस है, तो उसको एकदम से निकालेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे कोई है ऐसा डिस्क्रिप्शन, बोल रहे हैं एम्प्लॉय इज प्रेशराइज टू लीव, प्रेशराइज की तो बात नहीं की। एन एम्प्लॉयर गेट रिड ऑफ द एम्प्लॉय विदाउट कीपिंग टू द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं जी, इन्होंने अभी हमें कीपिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट की तो बात नहीं की है, ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट, 24th वाला रह गया जी। एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू लीव द वर्क स्ट्रेट अवे बिकॉज ही हैज डन समथिंग रियली बैड, तो स्ट्रेट अवे उसको निकाल दिया, स्ट्रेट मतलब उसी टाइम पर, ठीक है जी। तो इसका आ गया जी समरी वाला, बिल्कुल ठीक है जी। सॉरी, समरी वाला हम यहाँ पे लिखेंगे बी, ठीक है जी। और देखिए कोई और तो नहीं है, तो वैसे हमें एक जगह पे एक ही यूज करनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, समटाइम्स a dismissal is not considered to have taken place fairly, कई बार fairly भी नहीं dismissal होता। One of these type is wrongful dismissal and involve breach of contract by the employer, ब्रीच मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है जी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ दिया, किसने, एम्प्लॉयर। दिस कुड इन्वॉल्व डिसमिसल, डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय विदाउट नोटिस और विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर डिसिप्लिनरी एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, ठीक है जी। तो मतलब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ ऐसी बात की हुई है, देखो तो जरा अ, देखो, एन एम्प्लॉय इज प्रेशराइज टू लीव हिज जॉब एज ही एक्सेप्ट कंडीशंस की बात नहीं आई है। हाँ, एन एम्प्लॉयर गेट रिड ऑफ एन एम्प्लॉय विदाउट कीपिंग टू कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कंडीशंस ही फॉलो नहीं किए, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई ये कौन सा हो गया हमारा, इन्होंने बताया था इसका नेम हमें रॉन्गफुल डिसमिसल, तो देखते हैं यहाँ पे रॉन्गफुल वाला आएगा, तो रॉन्गफुल वाला आ गया आपका डी, ठीक है जी। तो वी हैव टू राइट डी हियर। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट कह रहा है अनदर टाइप अनफेयर डिसमिसल इज व्हेन एन एम्प्लॉय इज सैक्ड विदाउट गुड कॉज, मतलब उसको निकाल दिया विदाउट गुड कॉज, कोई रीजन ही नहीं है अच्छा खासा, फिर भी उनको निकाल दिया। तो देखिए जरा क्या कह रहे हैं, कह रहा है जी, ये देखो, द रीजन फॉर एन एम्प्लॉयज डिसमिसल नॉट कंसिडर्ड गुड इनफ, कोई कारण ही नहीं है अच्छा खासा, फिर भी कोई सॉलिड कारण ना होने के बाद बावजूद उनको निकाल दिया, तो दिस इज क्या है आपका आंसर, सी, ठीक है जी। अब हमारा रह गया है ई वाला, देखते हैं, चलो। देर इज एन अनदर काइंड ऑफ dismissal known as constructive dismissal, which is slightly this employee is not actually opening dismissal by the employer. In this case, employee is forced into resigning by employer who try to make significant changes in the original contract. तो उसको forcefully उन्होंने निकाल दिया है ना। देखो, दिस कुड मीन एन एम्प्लॉय माइट हैव टू वर्क नाइट शिफ्ट गेटिंग ओरिजिनल साइनिंग, तो मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी कि वो बंदे को
प्रेशराइज ही कर दिया। तो क्या एम्प्लॉय इज प्रेशराइज टू लीव हिज जॉब अनलेस ही एक्सेप्ट कंडीशन दैट आर वेरी डिफरेंट। उन्होंने कुछ और कंडीशंस रखी थी और यहाँ पर बाद में उन्होंने कुछ और उनसे डिमांड करने लग गए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिसमियल डिसमिसल आ गया आपका, दैट इज ई। ठीक है जी, क्लियर है जी। आई होप आपको ये वाला पैसेज भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू कैलिस्थेटिक्स। ठीक है जी, ये क्या है जी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है जी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। एंड लेट्स सी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस जो है मैचिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, 29 to 35। एंड देन वी हैव, ओके, कंप्लीट द समरी है जी। ठीक है, कंप्लीट द समरी और बोल रहे हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स। हमने 2 वर्ड्स यूज करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे एंड फिर देखेंगे कि कोई इंफॉर्मेशन उसमें से मैच कर रही है या नहीं, या फिर कोई ब्लैंक है जो हमारा कंप्लीट द समरी का हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज ए पैराग्राफ। ठीक है, हाँ जी, चलो करते हैं स्टार्ट। मैंने अंडरलाइन कर दी इसको। कहते फ्रॉम द वेरी फर्स्ट caveman to scale a tree or hang from a cliff face to the mighty armies of Greco-Roman Empire and the gymnasium of modern American high schools, calisthenics has endured and thrived। ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट केवमैन, जो केवमैन थे बहुत पुराने टाइम पे, वहां से लेके कहते हैं रोमन एम्पायर, ग्रीको रोमन एम्पायर एंड की जो आर्मीज थी, या जिम्नाजियम करते हैं लोग, है ना, अमेरिकन जो हाई स्कूल वाले हैं, ये कैलिस्थेनिक्स जो है वो एंड्योर्ड एंड थ्राइव्ड। ये इतना टाइम तक क्यों चला? बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड यूटिलिटी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था और ये बहुत ज्यादा यूजफुल था। ठीक है जी। Unlike strength training which involves weight, machines and resistance bands, ठीक है जी, इसमें क्या है, ओनली द बॉडीज ओन वेट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें बॉडी के अपने वेट की जरूरत होती है बस, लेकिन बाकी जो चीजें थी उसमें कितनी अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। तो इसीलिए ये इतना टाइम तक थ्राइव कर पाया, मतलब सरवाइव कर पाया। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है मैच करने के लिए। ठीक है, आओ जरा देखिए फटाफट। कहते हैं द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, नो, ओरिजिन तो हमें नहीं बताया। लास्ट पॉपुलर सपोर्टर, नो। द फर्स्ट यूज ऑफ, नो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात नहीं की। मल्टी डिसिप्लिनरी होती है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कहते हैं एरियाज में एप्लीकेबल होती है चीजें। ठीक है, जिसे बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। रीजन फॉर द सर्वाइवल, देखो यहाँ सर्वाइवल की बात आई थी। रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ कैलिस्थेनिक थ्रू आउट द एजेस। अब यहाँ पे एजेस की बात की है और वहां पे हमें बताया था, देखो फिर से मैं दोबारा बताती हूँ, पैराग्राफ में आएंगे वापस। देखो इन्होंने यहाँ पे बात की थी बेटा कि केवमैन से लेके ग्रीको रोमन एम्पायर्स, फिर अमेरिका, मॉडर्न जो अमेरिकन है उनकी, तो ये कितने हो गए एजेस, मतलब बहुत युगों से। ठीक है जी, क्यों सरवाइव कर पा रहा है, बहुत टाइम से ये क्यों सरवाइव कर पा रहा है। सो दैट इज वाई ये इंफॉर्मेशन जो हमारी है मिल गई हमें, रीजन फॉर सर्वाइवल की क्या इसका रीजन है इन्होंने बता दिया। सो दिस इज योर आंसर, हमारा ए पैराग्राफ में मिल गया। ठीक है जी। अब आपको बताइए कि कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, है ना। तो अगर लिखा हुआ है तब तो कोई भी पैराग्राफ 2 बार यूज हो जाएगा, लेकिन बट यहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, तो इट मीन्स एक पैराग्राफ एक ही बार यूज होने वाला है। ठीक है जी। तो लेट्स मूव टू, अब एक बार पहले हम वो वाले भी चेक कर लें बिफोर मूविंग टू फर्दर। ड्यूरिंग द 60s एंड 70s, 16 एंड 70s की बात चल रही है, ऐसी हमको बात नहीं मिली। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू सेकंड पैराग्राफ, हम सेकंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। और देखिए इसमें क्या बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ। कहते हैं कैलिस्थेनिक्स एंटर द हिस्ट्री हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एट अराउंड 480 BC। कहते हैं ये 480 BC के आसपास आया। विद हेरोडोटस अकाउंट्स ऑफ बैटल जब किया, हेरोडोटस रिपोर्टेड दैट प्रायर टू बैटल जो गॉड किंग है सेंट अ स्काउट पार्टी टू स्पाई द स्पार्टन आर्मीज
स्काउट इन्फॉर्म दिस पर्सन अंडर द लीडरशिप ऑफ कंग। अच्छा, अगर आपको नेम्स नहीं पढ़ने आ रहे ना, इट्स ओके, सिर्फ ध्यान रख लो कि क्या लिखा हुआ है, LE लिख लो, XE याद रख लो। और प्रैक्टिसिंग मोर काइंड ऑफ, ठीक है जी, सिंक्रोनाइज मूवमेंट अकिन टू ट्राइबल डांस। दिस फिर हिज ओन आर्मी वाज comprised over 1,20,000 men, while Spartans जो थे उसमें इतने इसलिए है ना, ऐसी बात है। Spartan did not retreat, however, in the ensuing battle they managed and hold की बात कर रही है, तो it turned out their tribal dance not superstitious religious but form of, ठीक है, calisthenic, by which they were building and your inspiration physical and strength and music। तो देखो यहाँ पे मुझे ये पता चला कि क्या क्या हो रहा था और ये कब शुरुआत हुई इन सारी चीजों की। तो यहाँ से पता चलता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कब ले रहे हैं, कब ये हिस्ट्री में आया। ठीक है जी, तो 480 BC के आसपास। तो देखिए जरा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे इससे रिलेटेड। हाँ जी, ओरिजिन की बात नहीं की, लास्ट सपोर्टर की बात नहीं की, फर्स्ट यूज ऑफ कैलिस्थेनिक एज ट्रेनिंग मेथड, तो फर्स्ट कब यूज हुआ था 480 में, तो दैट इज व्हाई वाला पैराग्राफ आ गया अपना यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। चलो लेट्स मूव टू थर्ड पैराग्राफ। सी पैराग्राफ में क्या बोलते हैं। हाँ जी, सी पैराग्राफ कह रहा है that the Greek took calisthenics seriously not only as a form of military discipline and strength but also as artistic expression of movement की बात चल रही है। Indeed, the calisthenics itself is derived from, कहाँ से निकल के आया ये वर्ड, ग्रीक वर्ड है जी। और देखो यहाँ पे इन्होंने ओरिजिन ऑफ वर्ड, एक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी है ना, यहाँ पे सीधा ही मुझे आंसर मिल गया। देखो ओरिजिन ऑफ द वर्ड, तो मेरे पास ओरिजिन आ गया, कहाँ से आया भाई, ग्रीक से आया, ग्रीक से, तो सी आ गया यहाँ से। ठीक है जी, सो लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ पैराग्राफ, दैट इज योर डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ क्या कह रहा है, कहता जी कैलिस्थेनिक्स एक्सपीरियंस इट्स सेकंड गोल्डन एज इन 80s, 1800s, ठीक है जी, सेकंड गोल्डन एज थी। दिस सेंचुरी सॉ बर्थ ऑफ जिमनास्टिक्स एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स दैट यूजेज अ रेंज ऑफ बार्स रैंक्स, ये यूज करने लग गए थे। दिस पीरियड इज ऑल्सो व्हेन फिनोमिनन ऑफ स्ट्रॉन्गमैन डेवलप, ठीक है जी, स्ट्रॉन्गमैन का कोई फिनोमिनन डेवलप हुआ। These were people of astounding physical strength and development who foraged nomadic career by demonstrating outlandish feat of strength and stunned populations. Most of these men trained using hand balancing horizontal, ठीक है जी, as modern weight machines had not yet been invented, कहते अभी तक तो मॉडर्न मशीन्स है वो अभी तक इन्वेंट नहीं हुई थी। ठीक है जी, इसलिए वो वेट ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी। तो इससे रिलेटेड देखें जरा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अब ये क्या बोल रहे थे, देखो इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, कहते दिस पीरियड ऑल्सो व्हेन phenomenon of strongmen developed. These were people of astounding physical strength and development who nomadic careers, जो nomadic means जो चलते रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्या करते थे वो, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज शो करते थे, डेमोस्ट्रेट करते थे जिसमें उनकी स्ट्रेंथ या फिर पावर शो करते थे। ठीक है जी, और देखो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी डी वाली, लास्ट वाली, a reference to traveling showman, traveling कौन से हो गए, nomadic showman, वो display their strength for audience, लोगों को अपनी audience को अपनी strength show कर रहे थे वो। So that is why this is your answer। क्या आपके आंसर डी। अब आइए जरा ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ का जो जल्दी कह रहे हैं जी, इन द 90s 50s, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 80s 1800 की बात आई थी, और देखो हमारी जो ब्लैंक था उसमें कुछ 1800 वाली बात आई थी, तो हम देखें जरा कुछ मैच करता है। हाँ जी, देखो ड्यूरिंग द 60s एंड 70s की बात आई थी यहाँ पे, है ना। अच्छा 60s एंड 70s है, 80s की नहीं है। ठीक है जी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, उसकी हो गया था। अब आ जाओ जरा ई पैराग्राफ। कहते हैं 1950 एंगिलो की बात की है, who went by a stage name चार्ल्स एटलस, उसका नाम बना दिया स्टेज पे, found the world's most perfectly developed men,
Atlas won steam from traditional Catholic. फिर ये आ गया through the series of mail order comic books. He taught these method to hundreds of thousands of children and young adult through 1960s and 70s. ठीक है जी, तो उसने लोगों को ये चीजें दिखाना शुरू की. But Atlas was the last of dying breed. तो वो लास्ट था dying breed का, मतलब कि वो लास्ट में मरा, जिसे कह सकते हैं कि वो लास्ट पॉपुलर था. The tides were turning fitness method but drifting away from this and no widely regarded proponent of the method would ever succeed. मतलब उसके बाद कोई भी इसका और डिसाइपल इतना बड़ा नहीं हुआ, मतलब जो इसको फॉलो करता था. तो यहाँ पे हमें आंसर आया था, जो इन्फॉर्मेशन दी थी लास्ट लास्ट करके था, तो यहाँ पे ये लास्ट था बनना है ना. तो यहाँ पे देखो आ गया द लास्ट पॉपुलर सपोर्टर ऑफ. ठीक है जी, तो इसका सपोर्टर लास्ट कौन था? जो एटलस. तो दैट इज व्हाई दिस इज योर ई. दिस आंसर इज ई. ठीक है जी. चल आगे चलते हैं. आगे बोल रहे हैं, ये हो गया एफ पैराग्राफ पढ़ते हैं हम. ठीक है जी. एफ पैराग्राफ कह रहा है, कह रहा है जी इन द 90s 60s and 70s the global functional strength combined with physical beauty was replaced by an emphasis on huge मसल्स एट एनी कॉस्ट. कहते मसल्स की बात करने लगे कि मसल्स बनानी चाहिए, मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. दिस बिकम द स्पोर्ट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग. ठीक है, ऑल द बॉडी बिल्डिंग पायनियर वर ड्रॉन फ्रॉम द दिस ट्रेडिशन. द सोल गोल सून बिकम इंक्रीज इन मसल साइज. बॉडी बिल्डिंग आइकन्स जो करने लगे वो क्या करने लगे, पीपल सच एज नेम बताए हुए वर कॉल्ड मास मॉन्स्टर्स. उनको मास मॉन्स्टर्स कहा जाने लगा बिकॉज ऑफ देयर इम्पोजिंग फिजिक्स. Physical development of this nature was only attained through the use of antibiotic steroids. वो steroids use करने लगे, जो synthetic hormones which boosted muscle development. ठीक है जी. These bodybuilders also relied on free weight and machines के ऊपर, which allow them to target and plot the size of individual muscles rather than develop a natural cushioned body. फिर इन्होंने बोला with its emphasis on physical beauty, balancing motion had little to offer the mass monsters. ठीक है जी, तो उसमें हमें ये पता चलने लग गया कि जो बॉडी बिल्डिंग करती है उनको मास मॉन्स्टर्स कहा जाने लगा है ना, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा जाइंट हो गई, बड़ी हो गई है ना. फिर उसके बाद में ये क्या करने लगे, स्टीरॉयड यूज करने लग गए, वेट मशीन्स एंड वेट फ्री वेट्स एंड मशीन्स आ गई. ठीक है जी, तो ऐसी बातें चलने लगी इस पैराग्राफ में. तो देखिए ऐसा कुछ है इंफॉर्मेशन में. हाँ जी, एक दो तीन ये तो हो ही गई है. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू ऑल राउंड हेल्थ एंड इसकी तो बात ही नहीं की. मल्टी डिसिप्लिनरी द यूज ऑफ मेडिकल सब्सटेंस, तो वहां पे क्या बताया था मैं, स्टीरॉइड. तो दैट इज व्हाई. अब देखो बेटा, इन्होंने स्टीरॉइड की बात की थी तो वो मेडिकल सब्सटेंस है. यहाँ पे हमारा आंसर आ गया एफ. क्या है जी. चल अच्छा 1960 एंड 70 की बात आ गई है यहाँ पे, तो हम देखते हैं. कहते ड्यूरिंग during 60s and 70s attaining huge muscle become more important than. किस चीज से? अट्रैक्टिव लुकिंग बॉडी चाहिए कहते, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, मतलब इंस्टेड ऑफ दैट क्या हो गया है जी. इन्होंने यहाँ पे बात की थी हमें, देखो कहते 1960s 70s the goal of functional strength combined with physical beauty was replaced by. तो मतलब फिजिकल ब्यूटी और फंक्शनल स्ट्रेंथ. तो इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था बेटा, देखो कहते इम्पोर्टेंट और हैविंग अट्रैक्टिव लुकिंग बॉडी. तो यहाँ पे आ गया आपका, जो बॉडी की बात आई थी, तो कैसी फंक्शनल स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पे हमारा आंसर. ठीक है जी. फिर आगे मैंने मतलब फर्स्ट पीपल टू टुक अप दिस न्यू स्पोर्ट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग हैज a background this, but the most famous practitioners become became known as. उनको क्या कहा जाता था बेटा, उनको मास मॉन्स्टर नहीं कहा जाता था, आपको देखा था अभी हमने सेम पैराग्राफ में, देखो उनको क्या कहा जाता था, मास मॉन्स्टर्स. तो हम यहाँ पे लिख देंगे मास मॉन्स्टर्स. ठीक है जी. अच्छा
मास। हाँ जी। जी पैराग्राफ कह रहा है, कहते इन द बिग इन दिस बिगर is better climate was related to group perceived to be vulnerable such as women, people recuperating from injuries and school students आने लगे. Although some of the strongest and most physical developed human beings ever to have lived acquired their ability. ठीक है जी. A great deal of this knowledge was regarded and the method was reduced to nothing more than easily accessible and predictable. तो यहाँ पे देखो वुमेन वुमेन की तो बात की है, और यहाँ पर भी नीचे के क्वेश्चन में वुमेन की बात आ गई. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है. हाँ जी, ड्रग्स की बात आ गई है. देन बिकम डोमिनेंट ऑफ वीकर पीपल, फीमेल चिल्ड्रन एंड दोस रिकवरिंग फ्रॉम, किस चीज से रिकवर कर रहे थे? रिकवरेटिंग. रिकवरेटिंग मतलब होता है रिकवरिंग, तो ये आ गया इंजरीज. जो इंजरीज से रिकवर कर रहे थे तो वो इनको ज्यादा फॉलो करने लगे. ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आंसर इंजरीज. अच्छा, यहाँ पे 37 का मास मॉन्स्टर दिख नहीं रहा, तो मैं 37 यहाँ पे लिख रही हूँ. 37 मास मॉन्स्टर्स. 39. Once people become skilled at this, he would progress too. अब वो progress किसमें करने लगे वो देखते हैं. ठीक है चलो. Let's see. यहाँ पर देखो progress बात की है. Progress to this. हाँ जी देखो ability through this develop power, अगर इनकी बात की है. Physical development, injuries require ability to the sophisticated, a great deal of knowledge is gathered and easy, accessible and readily available. Those who master the advanced की बात. हाँ जी. कहते कह रहे हैं an easy, accessible and readily available activity. Those who mastered the rudimentary skills of calisthenics would expect to graduate to, वो क्या करने लग गए? वेट ट्रेनिंग करने लग गए आगे. ठीक है जी, वो आगे इसको वेट ट्रेनिंग में चले गए, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका. ठीक है जी. इसके बाद हाँ जी, करंटली रिवाइवल की बात चल रही है. अंडर द वे एज एक्सट्रीम मसल बिल्डिंग कैन हार्म द बॉडी लीविंग इट सोर आउट ऑफ बैलेंस एंड इन पुअर. देखते हैं कुछ ऐसा है. It's paragraph. In recent years, however, fitness trend have been shifting back towards the use of this bodybuilding approaches that promote excessive muscle development frequently lead to joint pain. इससे joint pain होने लगे, injuries, unbalanced physique and weak cardiovascular. तो ये सारी चीजें देखो weak हो गई है क्या? cardiovascular health, हार्ट की. cardiovascular means आपकी हार्ट की. यहाँ पे आपका आ जाएगा cardiovascular. cardiovascular health. ठीक है, इसके बारे में बात. अब देखिए जरा ऊपर है कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है जी. चलिए चलिए इसको. हाँ जी, कह रहे हैं. हाँ. As a result, many of the newest and most popular gym program emphasize this base method. Modern practices often combine कर दिया देखो. इसमें योगा, ये सारी चीजों में इनको कंबाइन करके रिकॉग्निशनल विजन की बात आती है. इट्स माइंड बॉडी कनेक्शन, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी विद माइंड एंड बॉडी. तो ये आगे आपका एच. ठीक है जी. आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी. ठीक है जी, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. सो प्लीज ट्राई दिस रीडिंग. पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल के खुद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए. आइदर यू कैन डू साथ के साथ. ठीक है जी, दैट इज अप टू यू. वीडियो समझ नहीं आ रही है, रीडिंग समझ नहीं आ रही है, बार बार स्क्रॉल करके देख सकते हो. अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश. ठीक है जी. जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक.